गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय ये अध्याय चल रहा है। हमने बीमा के व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से महत्व के बारे में पढ़ा था। हमारा जो अंतिम कल बिंदु था सतर्कता को प्रोत्साहन, उसको हम एक बार पुनः देखेंगे, और उसके बाद में 7 से लेकर जो 12 बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सतर्कता को प्रोत्साहन, तो बीमा क्या करती है? बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को समय समय पर सतर्क करती है, जोखिम या हानि से सतर्क रखती है, उसको समय समय पर जोखिम के घटित होने या जोखिम के उपायों से या जोखिम होने के तरीकों से बचने के उपाय है वो बताती है। इतना ही नहीं, कई कंपनियां तो क्या करती है, बीमित को क्या करती है, बीमा की पॉलिसी होती है, प्रीमियम की राशि उस पर छूट देती है। तो सतर्कता को प्रोत्साहन, तो बीमा क्या करती है, सतर्कता को बढ़ाती है, सतर्कता को प्रोत्साहन, सतर्कता को प्रोत्साहन वो बीमा कंपनियां देती है, सतर्कता को प्रोत्साहन है वो बीमा कंपनियां देती है। इतना ही नहीं, कई कंपनियां उन बीमितों को बीमा प्रीमियम में छूट भी देती है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामान्यतः जोखिम का दावा बहुत कम प्रस्तुत किया या बिल्कुल जोखिम प्रस्तुत नहीं किया है। तो बीमा कंपनियां, बीमाकर्ता बीमित को जोखिम, हानि, घाटा, इनसे बचने के उपाय, इनसे बचने के तरीके और इनसे कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में बताता है। इसके अलावा जिन बीमितों ने लगातार अपना प्रीमियम भरा है और जिन्होंने जोखिम का दावा प्रस्तुत नहीं किया है या बहुत कम किया है, तो ऐसे बीमित को प्रीमियम की राशि में छूट भी दी जाती है। जिन्होंने या तो जोखिम का दावा बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किया या बहुत ही कम प्रस्तुत किया है और समय पर अपनी प्रीमियम का भुगतान किया है। वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा, बीमा करवाकर कोई भी बीमित अपने वैधानिक यानी कानूनी दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा, उसके वैधानिक दायित्वों से वो मुक्त हो जाता है। तो वैधानिक दायित्व, वैधानिक दायित्व से क्या हो जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। वैधानिक दायित्वों से उसे सुरक्षा मिल जाती है। तो बीमा के द्वारा वैधानिक दायित्व है वो मुक्त हो जाता है। बीमा करवाकर कोई भी बीमित अपने वैधानिक दायित्व से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन चालक से किसी व्यक्ति के मकान को क्षति पहुंचती है, यदि किसी वाहन चालक से किसी भी व्यक्ति के मकान को क्षति पहुंचती है और यदि उस व्यक्ति ने अपने मकान का बीमा करवा रखा है, यदि क्षति पहुंचती है या तृतीय पक्षकार दायित्व बीमा होने की दिशा में बीमा कंपनी मकान मालिक को उसकी क्षतिपूर्ति का क्या करता है, उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है और उस वाहन चालक को कोई दायित्व नहीं होता। वैधानिक दायित्व से मुक्ति का अभिप्राय क्या है? बीमा करवाकर कोई भी बीमित है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम वाहन चालक से किसी व्यक्ति के मकान को क्षति पहुंचती है तो तृतीय पक्षकार का दायित्व होता है कि बीमा होने की दशा में बीमा कंपनी मकान मालिकों को क्षतिपूर्ति कर देगी और उस वाहन चालक को कोई दायित्व नहीं होगा। तो बीमा कंपनी क्या कर देगी, उस वाहन चालक को, तो बीमा कंपनी होने की दशा में बीमा कंपनी क्या करती है, मकान मालिक को क्षतिपूर्ति कर देगी और उस वाहन चालक का कोई दायित्व नहीं होगा। वाहन चालक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जिससे नुकसान हुआ है। तो वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा, बीमा करवाकर, मैंने जैसा आपका कहा, बीमा करवाकर कोई भी बीमा पॉलिसी लेकर बीमित है वो उसके मकान को
होने वाला जो वाहन से क्षतिपूर्ति है वो तृतीय पक्षकार को सौंप दी जाती है, बीमाकर्ता को सौंप दी जाती है, जिसके तहत बीमा करता है वो उस मकान की होने वाली क्षतिपूर्ति कर देता है और वाहन चालक पर कोई दायित्व नहीं होता। करों में छूट, लोग टैक्स बचाने के लिए भी बीमा कराते हैं, तो करों में छूट मिलती है। बीमा कराने से करों में, इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो करों में छूट है वो बीमा के द्वारा मिलती है। करों में छूट है वो बीमा पॉलिसी से मिलती है। बीमा से, जैसे मैंने आपको कहा है कि करों में छूट मिलती है, करों में छूट प्राप्त हो जाती है। भारत में जीवन बीमा करवाने पर LIC, जिसे हम LIC कहते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत में जीवन बीमा करवाने पर बीमित को क्या होता है, उसके द्वारा जो चुकाई गई प्रीमियम की राशि है उसमें आयकर में छूट प्रदान की जाती है। तो आयकर में छूट, कितनी बड़ी छूट हो गई। तो इसलिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो बड़ी बीमा करवाते हैं, अधिक, जिसे हम कहते हैं अधिक बीमा करवाते हैं, जिसके तहत उनकी जितनी भी प्रीमियम की राशि जाती है उस प्रीमियम की चुकाई गई राशि पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो भारतीय जीवन बीमा का एक नियम है कि जो भी नौकरी पेशा आदमी है, जिसका व्यवसाय है, जिसकी आमदनी लाखों में है, ऐसा व्यक्ति अपना बड़ा बीमा करवाकर उसमें प्रीमियम की भारी भरकम राशि देकर उस चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर टैक्स में छूट प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त संपादक कार्य के लिए संपदा की गणना करते समय भी, जो संपादक कार्य है उसकी संपदा की गणना करते समय बीमा पत्र की राशि है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को या जिसको नीलाम, जिसकी व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी हो जाती है, जिसको बैंक करप्ट घोषित कर दिया जाता है, उस व्यक्ति की भी बीमा पत्र में जो बॉन्ड में दी गई राशि है वो राशि है उस संपत्ति में नहीं जोड़ी जाती और उस पर कोई कर नहीं लगता है। इसी प्रकार जो भेंट में दिए गए जो बीमा पत्र है, जैसे कि शादी विवाह के समय हमारे माता पिता हमारी पॉलिसी करवा कर देते हैं या लड़की की पॉलिसी उसके माता पिता कराते हैं, तो इस प्रकार भेंट में दिए गए बीमा पत्र और उस पर चुकाई गई जो प्रीमियम की राशि है, भेंट में दिए गए बीमा पत्र और उस पर चुकाई गई जो प्रीमियम की राशि है और इसके अतिरिक्त जो भी उपहार मिलते हैं वो सभी करों से मुक्त होते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, तो भेंट में या चुकाई गई प्रीमियम की राशि और प्रीमियम की राशि के अतिरिक्त जो उपहार मिलते हैं वे सभी करों से मुक्त होते हैं, वो सभी करों से मुक्त होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को नीलाम कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी कुर्की से उसे सुरक्षा मिल जाती है। तो चौथा क्या है, कुर्की से सुरक्षा। कुर्की से सुरक्षा, यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसने जो बीमा पत्र ले रखे हैं या जो बीमा पत्र के अंतर्गत जो प्रीमियम चुकाया गया है, तो बीमा पत्र में जो चुकाई गई राशि है या बीमा पत्र में जो किया गया दावा है वो उस नीलामी या दिवालिया प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगी। उसकी अन्य संपत्तियों को तो कुर्क कर लिया जाएगा। दिवालिया घोषित होने पर न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है और उसे बेचकर ऋणदाताओं को ऋण का भुगतान कर सकता है। किंतु जो उसने जीवन बीमा ले रखा है, जो बीमा पत्र पर जो उसने राशि चुकाई है, उस धन को, उससे प्राप्त धन को कभी भी कुर्क नहीं किया जा सकता। तो कुर्की से सुरक्षा मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है और ऋणदाताओं को उसकी संपत्ति बेचकर ऋणों का भुगतान तो कर देगा। किंतु जो व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने, दिवालिया व्यक्ति जो बीमित है, उसने अपनी पॉलिसी ले रखी है और बीमा पत्र खरीद रखी है, तो उससे प्राप्त जो होने वाला धन है, जो उससे प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है, उसे कभी भी नीलाम नहीं किया जा सकता, उसे कभी भी कुर्क नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखना इस बात को। तो कुर्की से सुरक्षा, जैसा मैंने आपको कहा है, किसी व्यक्ति के दिवालिया घोषित होने पर
न्यायालय क्या कर देगा, उसकी संपत्ति को बेच देगा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर देगा, उसे बेचकर ऋणदाताओं को ऋण का भुगतान कर देगा। किंतु जीवन बीमा पत्र पर प्राप्त होने वाला जो धन है वो कभी भी कुर्क नहीं किया जा सकता। जीवन बीमा से प्राप्त जो धन है उस धन को कभी भी कुर्क या जब्त नहीं किया जा सकता है। ख्याति में वृद्धि, यदि जिस व्यक्ति ने जितना बीमा ले रखा है उसकी उतनी ख्याति बढ़ती है। तो जिसने जितने बीमा करा रखी है उसके आधार पर उसकी ख्याति, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। तो ख्याति में वृद्धि है वो बीमा के द्वारा होती है। तो ख्याति में वृद्धि है वो बीमा के द्वारा होती है। इससे क्या होती है, व्यक्ति की व्यक्ति का जितना, जिस बीमित का जितना बीमा होगा उसकी उतनी ख्याति बढ़ेगी, और ख्याति के आधार पर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज में जब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो जो ऋणदाता बैंक होंगे वो उसको आसानी से ऋण दे सकते हैं। तो बीमा कराने से, मैंने आपको कहा है ना, बीमित की ख्याति बढ़ जाती है। उन्हें दूसरे लोगों से, समाज में जो अन्य लोग हैं उनसे ज़्यादा समृद्ध, धनवान, पैसे वाला माना जाता है। साथ में ऐसे व्यक्ति यदि कोई ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वित्तीय बैंकों और बैंकों से, तो उन्हें ऋण भी आसानी से मिल जाता है। तो ख्याति में वृद्धि है वो ख्याति में वृद्धि है वो बीमा पत्र के माध्यम से होती है। बीमा कराने से बीमित की ख्याति बढ़ जाती है, उसे समृद्ध और धनवान और पैसे वाला माना जाता है। ख्याति है उसकी लोकप्रियता है वो बढ़ती है। ख्याति में वृद्धि है वो बीमा के द्वारा होती है। तो उसकी ख्याति बढ़ती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। बीमा कराने से बीमित की ख्याति बढ़ती है, अन्य लोगों से उसे अधिक समृद्ध, धनवान, पैसे वाला, धनाढ्य माना जाता है। साथ में यदि भविष्य में ऐसा व्यक्ति कोई बैंकों से, सार्वजनिक बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से यदि ऋण लेना चाहे, क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी ख्याति है, तो ऐसे व्यक्ति को जो ऋण है वो आसानी से मिल जाता है। साख सुविधा, बीमा है वो साख सुविधा को बढ़ाता है, साख सुविधा में वृद्धि करता है। तो उस व्यक्ति की साख बढ़ती है, साख बढ़ने से उसे आसानी से ऋण मिलता है। तो साख में वृद्धि है वो बीमा कराने से होती है। तो बीमित, यदि उसने बीमा करवा रखा है, यदि उसके समाज में प्रतिष्ठा है, इज्जत है, क्योंकि उसने बहुत सी बीमा पॉलिसी ले रखी है, तो उसकी साख, उसकी प्रतिष्ठा, उसके वैभव में वृद्धि होती है। और ऐसे लोगों को बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाता है। तो बीमित व्यक्ति बीमा पत्र पर जमा प्रीमियम को एक निश्चित भाग पर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। बीमित क्या कर सकता है, उसने प्रीमियम की राशि जो जमा की है, उस प्रीमियम की जो जमा राशि है, उस राशि के आधार पर उसे ऋण भी आसानी से मिल जाता है। बीमित व्यक्ति को अपने व्यवसाय और अपने पारिवारिक आवश्यकता, जैसे कि बेटी की शादी करना है या बच्चों की शिक्षा आदि के लिए ऋण भी आसानी से मिल जाता है। तो जैसे साख सुविधा, मैंने आपको कहा है कि व्यक्ति की साख किसे कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दिए गए माल की सुविधा, उसे व्यापारिक भाषा में साख कहती है। और बीमा के क्षेत्र में साख किसे कहती हैं, यदि व्यक्ति ने बीमा करवा रखा है, बीमा उसने ले रखा है, तो ऐसे बीमित को जो उसने प्रीमियम के रूप में जो राशि जमा कराई है उसके आधार पर उसे ऋण मिल सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, सहकारी बैंक उसे ऋण देने के लिए लालायित रहते हैं। चाहे हम व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की जरूरतें आती हैं, जैसे कि बेटी का विवाह है, बच्चों की शिक्षा है, रोजगार है, कोई उद्योग व्यवसाय शुरू करना है, उसके लिए उसे आसानी से पैसा आराम से उसे बैंकों के द्वारा मिल जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा है, बीमित व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, व्यवसाय, उद्योग या फैक्ट्री लगाने के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। निवेश, बीमा एक तरीके से निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। ये निवेश एक तरीके से जो हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, निवेश, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, बीमा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट, जिसके द्वारा हम बीमा पॉलिसी लेकर बीमित है वो निवेश करता है। बीमा केवल लाभ के लिए नहीं होता बल्कि निवेश के लिए होता है। निवेश किसे कहा जाता है, जो लाभ के लिए किया जाता हो, जिसमें पैसा लगाया जाता है। यद्यपि निवेश बीमा का प्रमुख कार्य नहीं है, फिर भी बीमा से विनियोग का लाभ तो मिलने ही लगता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रीमियम की राशि जो चुकाता है वो एक तरीके से उसे भविष्य में काम ही आने वाली है।
जीवन बीमा से सुरक्षा के साथ साथ निवेश का तत्व पाया जाता है। जीवन बीमा में घटना के घटित होने के बाद बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। तो जीवन बीमा में घटना के घटित होने पर, जीवन बीमा में क्या होता है, घटना के घटित होने पर क्या होता है, घटना के घटित होने पर बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित धनराशि वो मिल जाती है। अन्यथा व्यक्ति को जो बीमित है उसको मैच्योरिटी होने पर उसको ब्याज सहित वह राशि है वो बोनस के साथ उसे मिल जाती है। तो जीवन बीमा के द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को, उसके नॉमिनी को, उसके पारिवारिक सदस्यों को, उसके पुत्रों को, उसकी एक या उसकी पत्नी को, जो जिसने भी उसे या जिसे भी उसने नॉमिनी बना रखा है उसको एक राशि मिल जाती है, या जब मैच्योरिटी होती है तो बोनस के साथ, इंटरेस्ट के साथ वो राशि है वो बीमित को दे दी जाती है। तो निवेश है, निवेश किसके लिए होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो हम बीमा है उसको सुरक्षा के लिए नहीं प्राप्त करते, बल्कि एक निवेश है, उसके द्वारा हम थोड़ी थोड़ी प्रीमियम की राशि जमा कराते हैं और थोड़ी थोड़ी प्रीमियम की राशि है वो अच्छी रकम बन जाती है। यदि बीमित को कुछ होता है तो उसके परिवार, उसके पत्नी को, उसके बच्चों को एक राशि, निश्चित राशि मिल जाती है। यदि बीमित को कुछ नहीं होता तो मैच्योरिटी के बाद उसे बोनस के साथ वह राशि है या लाभ के साथ या इंटरेस्ट के साथ वो राशि मिल जाती है, अतिरिक्त है उसे मिल जाती है। तो निवेश मैगी के अनुसार बीमा का निवेश का कार्य नहीं है, फिर भी बीमा से विनियोग को लाभ मिलता है। जीवन बीमा से सुरक्षा साथ नहीं मिलती, बल्कि एक तरीके से निवेश भी होता है। जीवन बीमा घटना के घटित होने पर बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित राशि मिल जाती है। अन्यथा अवधि समाप्त होने पर बीमित राशि के साथ साथ बोनस भी मिलता है। व्यवसायिक दृष्टि से आवश्यकता, बीमा की व्यवसायिक दृष्टि से यानी अर्थ की दृष्टि से क्या आवश्यकता है। आधुनिक व्यवसाय है वो बिना जोखिम के संभव ही नहीं है। आधुनिक व्यवसाय वो बिना जोखिम के संभव नहीं, इसलिए आधुनिक व्यवसाय में व्यवसाय का, व्यापार का, उद्योग का, वाणिज्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो बीमा के बिना संभव है, यानी बीमा के बिना व्यवसाय असंभव है। क्योंकि जो व्यापार है वो जोखिम से भरा हुआ है। व्यवसायिक जटिलता में वृद्धि और भौगोलिक दूरी के कारण अनिश्चितता बचने से एक उपाय है बीमा। पीटर ड्रकर की परिभाषा मोस्ट है, ये पीटर और ड्रकर के लिखते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई काम ही नहीं कर सकती। एक व्यवसाय के बीमा से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। तो पीटर और ड्रकर क्या कहते हैं कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती। आज दुनिया में कोई भी उद्योग, कोई व्यवसाय, कोई इकाई, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई भी ऐसा उद्योग व्यवसाय नहीं है जिसमें बीमा नहीं होता। तो बीमा के बिना, तो आधुनिक व्यवसाय वो बीमा के बिना असंभव है, औद्योगिक व्यवसाय वो बीमा के बिना असंभव है। बीमा के बिना कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। तो व्यवसायिक जटिलता में वृद्धि और भौगोलिक दूरी के कारण अनिश्चितता बचने का उपाय बीमा ही है। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना कोई भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती, कोई भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो रुक नहीं सकती। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती। एक व्यवसायी को बीमा के अंतर्गत कौन कौन से काम पड़ते हैं। पहला है जोखिम से सुरक्षा। व्यवसाय में अनेक प्रकार का जोखिम है, परिवहन है, माल के खराब होने, गोदाम में सड़ने, खराब होने, जहाज ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है, गोदामों में भारी माल जमा हो जाता है, कारखानों में महंगी महंगी आधुनिक मशीनें स्थापित की जा सकती है। तो ये सब जोखिम का काम, और जोखिम यदि हमने बीमा नहीं करवाया तो जोखिम हमेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में व्यवसायी अपनी संपत्तियों को क्या करता है, और बीमा का, अपनी संपत्तियों को और माल का बीमा कराकर सुरक्षित हो जाती हैं। तो इसके द्वारा कोई भी व्यवसायी, तो वर्तमान का जो युग है वो व्यावसायिक युग है, और व्यावसायिक युग है वो जोखिम से भरा हुआ है। प्रतिदिन करोड़ों रुपए का व्यवसाय वो परिवहन, ट्रकों, गाड़ियों, जहाज़ों, मालवाहक जहाज़ों के माध्यम से होता है। तो गोदामों में सड़ने, गोदामों में अतिरिक्त माल भरने, मशीनों के खराब होने, ऐसी स्थिति में बीमा करवाना आवश्यक होता है। इसके द्वारा कोई भी व्यवसायी है वो बीमाकर्ता को
या बीमाकर्ता से बीमा करवाकर अपने दायित्वों को, अपने क्षतिपूर्ति को बीमाकर्ता को सौंप देता है। तो जोखिम से सुरक्षा मिलती है। तो आपको मैंने जो टॉपिक समझाया बेटा, इसको आपको आज लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।